गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम सी इंटर के लिए जीएसटी का रिवीजन कर रहे थे। अपने मॉड्यूल से सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से 3.36 पेज तक समझ लिया था। अब रिवर्स चार्ज का टॉपिक पूरा हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी। अब सर क्लासिफिकेशन क्या होता है जीएसटी में? देखिए, हर गुड्स पे जीएसटी की रेट अलग हो सकती है, कुछ सर्विसेज पे जीएसटी की रेट अलग हो सकती है। तो इसलिए गुड्स को क्लासीफाई किया जाता है कि इन पर जीएसटी की रेट 5% है, इन पर 10% है, एटसेट्रा। तो क्लासिफिकेशन ज़रूरी है ताकि उन पे रेट्स डिसाइड हो सकें। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स पे आप रेट डिसाइड करते हैं, वह नीड टू फर्स्ट डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। तो आपको क्लासीफाई करना होता है गुड्स को और सर्विस को, कि हो सकता है वो एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आते हो, उन पर जीएसटी न लगे, या नील रेटेड कैटेगरी में आता हो, तो आपको गुड्स को क्लासीफाई करना होता है, सर्विसेज को। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अज्यूम सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस देयर आर डिफरेंट रेट प्रिस्क्राइब, क्योंकि अलग अलग रेट होती हैं फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे। देखो, क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वो डिटरमाइनिंग, ये डिसाइड करने के लिए तो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, कि किस रेट से जीएसटी देना है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसी गुड्स पर या सर्विसेज पे। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, देखिए पूरे वर्ल्ड में एक क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड सेट है, जिसे HSN कोड बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़े शॉप पे जाते हैं, रिलायंस वगैरह में जाते हैं, मॉल में, तो वहाँ बार कोड होता है प्रोडक्ट का, राइट। वो बार कोड पे क्लिक करता है तो वो कोडिंग से गुड्स की वैल्यू अपने आप कंप्यूटर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, गुड्स का नाम भी आ जाता है, राइट। तो जो इस पेन का कोड है इंडिया में, वही इस पेन का कोड कहाँ पे होगा? अमेरिका में भी होगा। तो HSN कोड जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, वो कोडिंग इस तरह से की गई है हर प्रोडक्ट की, कि जो इंडिया में प्रोडक्ट का कोड है वही रशिया में होगा, वही अमेरिका में होगा, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें आप बस इतना सा पढ़, इतना ध्यान रखना है कि जो गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, गुड्स को जो कोडिंग दी गई है वो कस्टम टैरिफ एक्ट जो है 1975 उसके अकॉर्डिंग दी गई है। इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट इज बेस्ड ऑन HSN पे बेस्ड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बेस पे कोडिंग की जाती है और HSN कोड 8 डिजिट का होता है, ठीक है। तो गुड्स के केस में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, कोई कोडिंग याद नहीं करनी है, तो एग्जाम जब आप प्रैक्टिकल जब जॉब करेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, तो अपने आप आपको कोडिंग समझ में आ जाएगी। कोडिंग नहीं पूछी जाती कि इस प्रोडक्ट का कोड बताइए एग्जाम में, बस ये ध्यान रखना है कि जो गुड्स का क्लासिफिकेशन है वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में जो HSN कोड दिए गए, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग किया गया। और जो गुड्स की कोडिंग होती है वो 8 डिजिट की होती है, जो HSN कोड होते हैं वो 8 डिजिट के होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अंडर GST गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ HSN, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन अकॉर्डिंग विद द रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। वंस क्लासिफिकेशन फॉर अ प्रोडक्ट हैज़ बीन डिटरमाइन, एक बार आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कि 5% की कैटेगरी में आ रहा है, कि 12% कैटेगरी में आ रहा है, 18% की GST कैटेगरी में आ रहा है, एप्लीकेबल रेट हैज़ टू बी डिटरमाइन, उसके वेट पे रेट पता चल जाती है, रेट नोटिफिकेशन इशू अंडर GST। इसी तरह सर्विसेज का भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। सर्विस को भी कोड नंबर असाइन किया जाता है। अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन सर्विस हैज़ बीन डिवाइज अंडर GST। इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के तौर पे डिसाइड की जाती हैं सर्विसेज की कोडिंग। रेट ऑफ टैक्स इज डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द सर्विस कोड इन विच द सर्विसेज क्लासिफाइड, उसके अकॉर्डिंग रेट डिसाइड की जाती हैं। GST रेट प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स की GST की कौन सी रेट हो सकती हैं? ब्रॉडली 6 रेट हैं CGST की इन द 6th शेड्यूल ऑफ रेट नोटिफिकेशन। 0.125% भी है, तो 0.125% प्लस 0.125% कितना हो जाएगा? 0.5% हो जाएगी GST की रेट। 1.5% CGST तो प्लस 1.5% SGST तो 3% हो जाएगी। 2.5% CGST है तो 2.5% SGST 5% हो जाएगी। 6% CGST तो 6% SGST तो टोटल 12% हो जाएगी, लाइक दैट, ओके। और सर्टेन गुड्स हैव बीन एग्जाम्ड, अभी आप पढ़ेंगे एग्जाम्पशन, वैसे आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ तो चुके होंगे, नहीं भी पढ़ा है तो अभी आप पढ़ेंगे कि कुछ गुड्स और सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती हैं। एग्जाम मतलब उन पे नहीं देना होता है आपको GST। गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में या स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में वो गुड्स और सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर देती है। GST रेट प्रिस्क्राइब वेरियस सर्विसेज, सर्विसेज के लिए भी रेट दे रखी है, क्या ब्रॉडली 6 रेट है CGST की। 0.75% CGST है तो 0.75% SGST लग जाएगा, राइट।
2.5% CGST है तो 2.5% SGST लग जाएगा तो 5% हो जाएगी रेट। 3.75% CGST प्लस 3.5% SGST तो 7.5% हो जाएगा, लाइक दैट। फॉर सर्टेन सर्विसेज निल रेट ऑफ टैक्स हैव बीन नोटिफाइड, टैक्स की रेट निल है, उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जो गैमलिंग होती है, जो कैसीनो होते हैं, ठीक है, रेस क्लब होते हैं, उन पर हाईएस्ट टैक्स लगता है 28%। सर्विसेज ऑफ गैमलिंग है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू कैसीनो, रेस क्लब और एनी प्लेस हैविंग कैसीनो, रेस क्लब चलता है। और स्पोर्टिंग इवेंट लाइक IPL सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलिसेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब, गैमलिंग एटसेट्रा अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ 28%, CGST 14%, SGST 14% से आपको देना होता है। अब मान लीजिए सर एग्जाम में कोई रेट ही नहीं है, हमसे कह रहा है GST निकालो, कोई रेट नहीं है, तो हम कौन सी रेट से लगाएंगे? तो फिर 18%, आपको फिर 18% अज्यूम करना होगा, यानी 9% CGST और 9% SGST। सपोज सर्विसेज नॉट कवर्ड एन ए स्पेसिफिक हेडिंग आर टैक्स एट द रेट 18% से लगता है। गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी। अगर एग्जाम में आपको वैसे तो क्वेश्चन में दी होगी GST की रेट, अगर GST की रेट नहीं दी गई है तो फिर आपको 18% से GST चार्ज करना है। GST रेट इन रियल एस्टेट सेक्टर, वैसे तो आपने पढ़ लिया था कि जो लैंड और बिल्डिंग होता है, रियल एस्टेट मतलब लैंड बिल्डिंग की बात की जा रही है, लैंड और बिल्डिंग इमूल प्रॉपर्टी होती हैं और इमूल प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का GST नहीं लगता है बेचते खरीदते समय। पर आपने एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर बनने से पहले कोई बिल्डर बनने से पहले आपसे बुकिंग एडवांस कराते हैं, फ्लैट बन रहा है, कोई मकान बन रहा है, बनने से पहले वो आपसे एडवांस लेता है तो फिर उन पर GST लगेगा। आप किस रेट से लगेगा वो आप पढ़ने जा रहे हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ GST ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर आर एस फॉलो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई अफोर्डेबल हाउस है, अफोर्डेबल हाउस होता है कि जिसका जो एरिया है, जिस मकान का एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए मेट्रो सिटीज़ में, और अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ है तो 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का मकान नहीं है और उस मकान की वैल्यू 45 लाख तक है। तो अगर अफोर्डेबल हाउसेज में GST लग रहा है, अगर बनने से पहले कोई बिल्डर आपसे पैसे ले रहा है तो 1% GST देना होगा और उस पर कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंस्ट्रक्शन। यानी अगर कोई अफोर्डेबल हाउस बन रहा है मेट्रो सिटीज़ में तो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उस मकान का एरिया, और वैल्यू भी 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1% से देना होगा GST बिल्डर को। और अगर इस अफोर्डेबल हाउस नहीं है, कोई बड़ा हाउस आप बना रहे हैं, मान लो 45 लाख से ज़्यादा है उस मकान की वैल्यू, तो 5% से देना होगा GST विदाउट ITC को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑल हाउसेज अदर देन अफोर्डेबल हाउस, अगर अफोर्डेबल है तब तो 1%, अफोर्डेबल की कैटेगरी में नहीं आता कोई मकान तो 5% है। और मान लीजिए कई जो कॉलोनियाँ होती हैं वो जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें आपने देखा होगा अंदर ही शॉप वगैरह भी होती है, राइट, यानी वो रेजिडेंशियल भी है वो सोसाइटी, उसमें कुछ शॉप्स भी हैं अंदर, ठीक है। तो अगर शॉप का जो एरिया है वो 15% से ज़्यादा नहीं है, जैसे टोटल 100 स्क्वायर मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है उस सोसाइटी का, उसमें से 15% 150 स्क्वायर फीट का एरिया पे शॉप हो सकती है, उससे ज़्यादा होगी तो फिर हायर रेट से GST लगेगा। अगर 15% ज़्यादा नहीं है तो शॉप्स का एरिया तो 5% GST देना होगा। कॉमर्शियल अपार्टमेंट सच ए शॉप भी है वहाँ पे, ऑफिस भी है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन विच द कारपेट एरिया ऑफ कॉमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15%, पर जो एरिया है उन कॉमर्शियल शॉप्स का वो 15% से ज़्यादा नहीं है टोटल कारपेट एरिया का ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स, तो 5% GST देना होगा, ठीक है। अदरवाइज फिर हाई रेट से GST देना होगा। तो क्या समझ में आया? अगर आप इमोल प्रॉपर्टी पे बनने से पहले पैसा लेते हैं तो आपको GST देना होता है प्रमोटर या बिल्डर को। अगर अफोर्डेबल हाउस बना रहा है तो 1% से देगा GST मकान की वैल्यू पे, पर कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं बनेगा। और अगर नॉन अफोर्डेबल हाउस है यानी इस कैटेगरी में नहीं आ रहा अफोर्डेबल हाउस में, तो 5% से देना होगा GST, पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर ये कंडीशंस उसको पूरी करनी होगी अगर उसे कम रेट से GST देना है। पहली कंडीशन तो पढ़ी ली, इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दूसरी कंडीशन है कि जो 80% सामान जो आप खरीदेंगे उस बिल्डिंग को बनाने में, भाई आप सीमेंट भी खरीदेंगे, आप डोर खरीदेंगे, आप विंडो खरीदेंगे, ईंटें, ब्रिक्स वगैरह बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे, राइट, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा आपको सामान। अगर आप 80% से कम सामान अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदते हैं तो जितना कम सामान आपने अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदा उस पर फिर आपको रिवर्स चार्ज के तौर पर GST पे करना होगा 18% से। हाँ, 20% सामान आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीद सकते हैं, पर 80% सामान कम से कम आपको रजिस्टर्ड बंदे से ही खरीदना होगा जिसके पास GST नंबर है। अगर आपने 80% से जो शॉर्टफॉल होगा, जैसे मान लीजिए आपने 70% सामान तो रजिस्टर्ड बंदे से खरीदा, जबकि खरीदना था 80%, तो 10% जो कम है उस पर 18% से आपको खुद देना होगा फिर GST।
80% ऑफ इनपुट यानी कोई रॉ मटेरियल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज जो सर्विस ले रहे हैं, अदर देन सर्विसेज बाय ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म लीज की बात नहीं हो रही है, इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम सलामी और FSI इंक्लूडिंग एडिशनल FSI की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है, हाई स्पीड डीजल पेट्रोल की बात नहीं हो रही है। इनके अलावा यूज इन सप्लाइंग द सर्विसेज शैल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आपको रजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीदना होगा 80%। हाउएवर इफ वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई लेस देन 80%, आपने कम सामान खरीदा है 80% से, देन प्रमोटर जो डेवलपर है, जो डेवलप कर रहे हैं सोसाइटी या बिल्डिंग, हैज़ टू पे GST ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे GST देना होगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एट द रेट ऑफ 18% ऑन ऑल सच इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज पर, टू द एक्सटेंड शॉर्ट ऑफ जितना 80% से शॉर्ट हुआ है ऑफ द इनवर्ट सप्लाई परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। फर्दर अगर आप सीमेंट खरीद रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो फिर आपको 28% से GST देना होगा। वेयर सीमेंट इज रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन द प्रमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सच सीमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एट द एप्लीकेबल रेट 28% एट प्रेजेंट। ये रूल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदते हैं लोग, टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, आपको रजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीदना होगा जो प्रॉपर बिल देगा ताकि GST गवर्नमेंट के पास पहुंचे। और अगर 80% से कम सामान आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदा है तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स देना होगा, और सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदा है तो 28% से GST आपको देना होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आपका आता ही आता है, कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ द CGST है। कंपोजिशन स्कीम मतलब गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, जो स्मॉल डीलर हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक लिमिट फिक्स की है, अगर इससे ज़्यादा नहीं है आपका टर्नओवर तो आपको कम रेट से देना होगा GST, जो अभी आप पढ़ेंगे, और कम रेट से तो देना होगा पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कम रेट से देना है GST, आपके लिए टैक्स ईजी कॉम्प्लाइंस किया गया है, तो आपको कम रेट से अगर देना है GST तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। द कंपोजिशन लेवी इज इन ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑप्शन है, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो नॉर्मल प्रोविजन से भी दे सकते हैं GST और फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव है, आप चाहें तो ये स्कीम चूज कर सकते हैं। ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज अप टू अ प्रिस्क्राइब लिमिट, अभी आप पढ़ेंगे 1.5 करोड़ की लिमिट है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में, उसके बेस पे आपको देना होता है। या तो आपने पहली बार ही बिजनेस शुरू करा हो तो लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 0 होगा, या लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, और कुछ स्पेशल स्टेट है उसमें 75 लाख से ज़्यादा नहीं था, सर्विस के केस में 50 लाख देखेंगे, 50 लाख से ज़्यादा नहीं था, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी, ईजी करना है GST के प्रोविजंस को ताकि जो स्मॉल टैक्स पेयर उन्हें प्रॉब्लम ना आए, एंड टू रिड्यूस द कॉम्प्लाइंस बर्डन। कॉम्प्लाइंस बर्डन मतलब लीगल कॉस्ट को कम करना है, कॉम्प्लाइंस का मतलब क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। सेक्शन 10 स्टिपुलेट 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इसमें 2 तरह की कंपोजिशन स्कीम आती है, तो गुड्स के लिए होती है कंपोजिशन स्कीम कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, जिन्हें आप बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। एक होती है कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, जिन्हें आप बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। अब कौन ले सकता है कंपोजिशन स्कीम, क्या लिमिट है? टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है सर्विसेज के लिए, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 अलग प्रोविजंस के लिए। टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, अगर आप टर्नओवर लिमिट क्या है, अभी 1.5 करोड़ है, आपको लेटेस्ट बनी थी सब पहले 50 लाख थी, पर इसकी लिमिट 1.5 करोड़ कर दी गवर्नमेंट ने, कि अगर आप गुड्स बेचते हैं और आपका जो टर्नओवर है लास्ट ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल देखा जाएगा, लास्ट ईयर के बेस पे देखा जाएगा, लास्ट ईयर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है टर्नओवर, तो आप करंट फाइनेंशियल में 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन है, ये स्कीम कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो नॉर्मल प्रोविजन से भी GST दे सकते हैं, फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, पर अगर आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। और जो स्पेशल स्टेट है, अगर आप इन स्टेट्स में बिजनेस करते हैं और आपका जो टर्नओवर है लास्ट ईयर वो 75 लाख से ज़्यादा नहीं था, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं करंट ईयर में 1 अप्रैल से। कौन से स्पेशल स्टेट देखिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। उत्तराखंड को अगर हटा दें तो ज़्यादा स्टेट ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, तो ये याद करना इजी हो जाएगा, और उत्तराखंड में भी लिमिट 75 लाख ही लगेगी। लिमिट यहाँ इन स्टेट्स में कम की गई है क्योंकि अगर यहाँ 1.5 करोड़ कर दे तो बहुत सारे बिजनेस आउट हो जाते, फिर बहुत कम रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, क्योंकि इन स्टेट में अभी इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डेवलप हो रहे हैं,
ठीक है। आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वही है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो, 1.5 करोड़ की लिमिट है। अगर 1.5 करोड़ तक है आपका टर्नओवर तब तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं ले सकते। और ये जो टर्नओवर है लास्ट ईयर के बेस पे देखा जाएगा कि जिस साल आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, जैसे आप 24-25 में लेना चाहते हैं 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम, तो इससे पहले अगर आपकी जो सेल है 23-24 में 75 लाख, अगर स्पेशल स्टेट है तो 75 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर, और अगर स्पेशल स्टेट नहीं तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है टर्नओवर, तो आप 24-25 में 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। दस इफ द एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी थी, इसमें भी आएगी। ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाता है आपके जितने भी बिजनेस चल रहे हैं राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में, आसाम में, उन सब का टोटल देखा जाएगा। सभी बिजनेस का जो एक पैन नंबर से चल रहे हैं, अगर उन सब का टोटल 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है लास्ट ईयर आपका टर्नओवर, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ सप्लायर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरीज की बात नहीं हो रही है जो आपने पढ़ा था, एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तो लिमिट है 1.5 करोड़। इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, देखिए लास्ट ईयर देखा जाएगा आपका टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेट सप्लाई इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स, आपको कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था। फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा फॉर अ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो एक पैन नंबर से जीएसटी पैन नंबर बेस्ड है, एक पैन नंबर से आपके जितने भी जगह बिजनेस चल रहे हैं इंडिया में, सबका टोटल देखा जाएगा कि लास्ट ईयर आपकी सेल अगर 1.5 करोड़ के अंदर थी तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। फर्दर मान लीजिए अगर जैसे ही आपका जो टर्नओवर आपने जो कंपोजिशन स्कीम ले ली, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ से कम था, पर इस साल आपका टर्नओवर अब 2 करोड़ हो गया, तो जैसे 1.5 करोड़ से एक्सीड होगा टर्नओवर आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएंगे। और जो स्पेशल स्टेट है वहाँ पे 75 लाख से एक्सीड होगा तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएंगे और फिर आपको नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी। हाँ, 1.5 करोड़ तक या 75 लाख तक तो कम रेट से देना होगा जीएसटी, पर 1.5 करोड़ के बाद से आपको नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी। और जिस दिन आप नॉर्मल रेट से जीएसटी देने लग जाएंगे उस दिन आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलने लग जाएगा। फर्दर द ऑप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स शैल लैप्स, ये स्कीम खत्म हो जाएगा, इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डे, उस दिन से ऑन विच इज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल एक्सीड हो जाता है अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो लिमिट दे रखी है 1.5 करोड़ और 75 लाख इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस, अगर आप केवल सर्विस देते हैं, आप गुड्स नहीं बेचते हैं, केवल सर्विस देते हैं तो 50 लाख है आपका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है, जो कलेक्शन है सर्विसेज के लिए जो पैसा आपको मिल रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द टर्नओवर लिमिट ऑफ 50 लाख इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, लास्ट ईयर देखना है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्दर द ऑप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज शैल लैप्स, अगर आपका 50 लाख से टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है एक बार कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद, तो जिस दिन आपका 50 लाख को क्रॉस करेगा टर्नओवर आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस शैल लैप्स हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डे, उस दिन खत्म हो जाएगा ये ऑप्शन मिलना ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट, जो लिमिट दी गई एग्जेम्पशन की 50 लाख, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। तो इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम अभी आप पढ़ेंगे कम रेट से जीएसटी देना होता है, वो रेट क्या अभी आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर आपका लास्ट ईयर देखना है, लास्ट ईयर जो आप जिस अप्रैल से शुरू होता है आपका फाइनेंशियल, तो जिस प्रीवियस ईयर में आप लेना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम, अभी 24-25 चल रहा है, इससे ठीक पहले के साल में आपका टर्नओवर देखा जाएगा। अगर आप सर्विस की बात कर रहे हैं तो 50 लाख से कम था अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और अगर आप गुड्स की बात कर रहे हैं, आप सामान बेचते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो 75 लाख है। स्पेशल स्टेट है जो 8 स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट उत्तराखंड, वहाँ पे तो 75 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका टर्नओवर। और बाकी स्टेट में अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है आपका, लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और एक बार कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे तो कम रेट से देना होगा जीएसटी, पर लेने के बाद जिस दिन भी आपका टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, अगर सर्विस की बात करें तो 50 लाख को क्रॉस कर जाएगा, गुड्स की बात करें तो 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, और स्पेशल स्टेट की बात कर रहे हैं तो 75 लाख को एक्सीड कर जाएगा गुड्स के केस में, तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, सेल में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, ये देखने के लिए कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 75 लाख
और 1.5 करोड़ के अंदर है, या 50 लाख गुड्स की बात करें सर्विस में 50 लाख, ये देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है अंडर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, रीड विद एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज कंटेन दी गई है इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट इज एनालाइज्ड एज अंडर। द एग्रीगेट टर्नओवर इज द सम ऑफ वैल्यू, सम मतलब टोटल होगा वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई जो सेल कर रहे हैं फॉलोइंग इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरी। जो टैक्सेबल गुड्स आप बेच रहे हैं उनकी वैल्यू लेंगे, जो एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं भले GST एग्जाम्प्ट है फिर भी वो जोड़ा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए, आपकी सेल का टोटल देखने के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हैं वो भी जोड़ा जाएगा। इंटर स्टेट जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं वो सामान भी जोड़ेगा, यानी टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू भी लेंगे, एग्जाम सप्लाई की वैल्यू भी जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू भी जोड़ेंगे और इंटर स्टेट सप्लाई की वैल्यू भी जोड़ेंगे। पर अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर एक्सपोर्ट करने पर तो GST लगता है नहीं। हाँ, GST तो नहीं लगता, पर ये देखने के लिए कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सेल में तो काउंट करेंगे वो, आपकी टर्नओवर में तो काउंट करेंगे, यानी टैक्सेबल गुड्स भी काउंट होंगे, एग्जाम्प्ट गुड्स भी काउंट होंगे, एक्सपोर्ट गुड्स सर्विसेज भी काउंट होगी, इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं वो भी काउंट होगा, इट एक्सक्लूड। पर ये चीज़ें काउंट नहीं होंगी, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं माने जाएंगे। अगर आप रिवर्स चार्ज के बेस पे किसी वैल्यू पे टैक्स दे रहे हैं तो वो तो इनवर्ट सप्लाई है, वो परचेज है, परचेज की वैल्यू आपके टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स दे रहे हैं किसी वैल्यू पे तो वो तो परचेज है आपके लिए, वो आपके टर्नओवर में काउंट नहीं की जाएगी। टैक्स इंक्लूडिंग सेल्स अनपेड अंडर GST, और GST के नाम से कोई भी टैक्स अगर जुड़ा हुआ है सेल की वैल्यू में, चाहे वो CGST के नाम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो SGST के नाम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो UTGST के नाम से जुड़ा है, चाहे वो GST कंपनसेशन के नाम से जुड़ा हुआ है, IGST के नाम से जुड़ा है, उसे हटा दिया जाएगा। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। जो टैक्स आपका जो टर्नओवर लिया जाएगा वो ऑल इंडिया बेसिस देखा जाएगा, यानी आपकी राजस्थान में ब्रांच है, आपकी हरियाणा में ब्रांच है, आपकी केरला कर्नाटक महाराष्ट्र में ब्रांच है, सबका टोटल जो एक पैन नंबर से चल रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस फॉर अ पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, तो उनका टोटल देखा जाएगा। अगर ये टोटल 1.5 करोड़ या 75 लाख के अंदर है और सर्विस की बात करें 50 लाख के अंदर है तो आपको मिल जाएगी कंपोजिशन स्कीम। इन्होंने शॉर्ट में दे रखा है क्या क्या इंक्लूड करेंगे आउटपुट सप्लाई सेल में। टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू जोड़ेंगे, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, एग्जाम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जोड़ेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई की वैल्यू जोड़ेंगे, और पर्सन हैविंग द सेम पैन कंप्यूटर ऑल इंडिया बेसिस पे जोड़ा जाएगा। एक्सक्लूड क्या हो जाएगा, किसी भी GST के नाम से कोई भी टैक्स अगर जुड़ा हुआ है जो GST एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है उसे हटा दिया जाएगा सेल की वैल्यू में से। CGST, SGST, UTGST, IGST और GST कंपनसेशन सेस, और कोई इनवर्ट सप्लाई कोई परचेज की वैल्यू है जिस पे आप रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स देने के लिए लायबल हैं उसे भी हटा दिया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, कोई डिस्काउंट मिला है आपको किसी लोन वगैरह पे, किसी डिपॉजिट पे, FD वगैरह पे इंटरेस्ट मिलता है, उसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्सचेंज डिपॉजिट लोन एडवांस इन सो फार एज द कंसिडरेशन, आपको जो पैसा मिला है कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो इसे हटा दिया जाएगा। These also include value of supply made by registered person from 1st April of financial year up to the date when he become liable for registration under this act। मतलब ये आपको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा, जो ये जो टर्नओवर है ये कहाँ से काउंट करना है, 1 अप्रैल से। लास्ट ईयर देख रहे हैं तो अप्रैल से लेके जिस दिन आप GST नंबर लेने के लिए लायबल हुए वहाँ तक देखना पड़ेगा आपको टर्नओवर, क्योंकि आपने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए तो 40 लाख है ना, आपने पढ़ चुके हैं। अगर GST नंबर लेना है तो 40 लाख से ऊपर होते ही, गुड्स के केस में 40 लाख से ऊपर होते ही GST नंबर लेना होता है। तो एक बार आप GST नंबर ले लेंगे, उसके बाद अगर आपका 1.5 करोड़ के अंदर ही है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, आपको कम रेट से देना होगा GST। नोट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाई रेलेवेंट ऑनली, या आप एक्सपोर्ट की वैल्यू इंटरस्टेट की वैल्यू इसलिए जोड़ रहे हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में। ये जो आपका टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ और 75 लाख से ज़्यादा था या नहीं था। दीज वैल्यू आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट फाइनेंशियल में नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे अगर एक बार आप कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं तो आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप छोटे बिजनेसमैन है तो आपको अपने ही स्टेट में सामान बेचना पड़ेगा। इन विच कंपोजिशन स्कीम ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन एज ही इज नॉट परमिटेड टू मेक इंटरस्टेट सेल, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान फिर नहीं बेच पाएंगे और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप इंटरस्टेट सेल नहीं करेंगे। हाँ, खरीद सकते हैं, दूसरे स्टेट से सामान खरीद सकते हैं, परचेज पे कोई रोक नहीं है, पर बेच नहीं सकते दूसरे स्टेट में और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं।
रेट क्या लगेगी? अब कंपोजिशन स्कीम अगर हम सब अडॉप्ट करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सर्विस में, तो किस रेट से हमें जीएसटी देना होगा? तो पढ़ लीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर तो समझते हैं, कुछ बनाते हैं फिर बेचते हैं, तो 0.5% CGS लगेगा, 0.5% SGS लगेगा, यानी 1% से देना होगा आपको जीएसटी। पर अगर आप कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन से प्रोडक्ट? अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं, नोटिफाइड गुड्स बनाते हैं, देखिए मैन्युफैक्चर अदर देन मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स, अगर आप ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। देखिए पहला आइसक्रीम बनाते हैं आप, पान मसाला है, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हैं, राख सीटे, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, मैं मीनिंग नहीं बता रहा इनका प्रोडक्ट्स का, आपको तो रिवीजन करना है। फ्लाई ऐश ब्लॉक बनाते हैं, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मील्स और सिमिलर सिलिसियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स अगर आप बनाते हैं तो इनके अलावा इन पे नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट। अगर आप ये इन चीज़ों के मैन्युफैक्चर हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मील्स और सिमिलर सिलिसियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग टाइल्स, तो इन पे आपको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन प्रोडक्ट्स पे तो नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी। इसी तरह अगर आप मान लीजिए रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं, आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं, फूड सर्व करते हैं, तो सप्लाई मिक्स स्पेसिफाइड सर्विसेज इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 3rd 2nd, यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात हो रही है तो रेस्टोरेंट वालों को, होटल वालों को 5% से देना होगा जीएसटी, 2.5% CGST, 2.5% HGST। इनके अलावा अगर आप कोई और है, मतलब ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चर की बात हो गई, सर्विस प्रोवाइडर की बात हो गई, अगर ट्रेडर हैं तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको 0.5% से देना होगा जीएसटी, 0.5% HGST, 0.5% CGST, टोटल 1% से देना होगा टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सर्विसेज पे किस रेट से देना होगा जीएसटी? आपने पढ़ लिया कि अगर लास्ट ईयर आपकी सर्विसेज की वैल्यू का टोटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और सर्विसेज पे आपको जीएसटी देना होगा 6% से, यानी 3% लगेगा CGST और 3% लगेगा SGST। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज शैल पे टैक्स एट द रेट 3%, इफेक्टिव रेट हो जाएगी 6% CGST SGST ऑफ द टर्नओवर सेल का ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको देना होगा। टर्नओवर की डेफिनेशन आप पढ़ चुकी है, टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या चीज़ ली जाएगी और क्या चीज़ नहीं ली जाएगी, ठीक है। वाइल कंप्यूटिंग टर्नओवर एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू पे टैक्स एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन दे रखे हैं, इंक्लूड ऑल टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी मेड विद इन द स्टेट, चाहे आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते हो, चाहे आप टैक्सेबल गुड्स बेचते हो, चाहे एक्सपोर्ट करते हो, चाहे इंटर स्टेट हो। टर्नओवर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, सभी चीज़ें ली जाएंगी। वाइल कंप्यूटिंग टर्नओवर एंड स्टेट यूनिटरी ऑफ सप्लाई अदर देन मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम द एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आप देखिए इसका फर्क क्या है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है मैन्युफैक्चर के केस में कि आपको जो देना होगा जीएसटी टर्नओवर पे देना होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, आपने पढ़ा था 1% देना होगा जीएसटी मैन्युफैक्चर को। हाँ, ये नोटिफाइड गुड्स जो बना रहे हैं तो पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको, एरेटेड वाटर एक्सेट्रा, इन पे नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो भी देखिए 2.5% यानी 5% देना होगा टर्नओवर का। अगर आप इनके अलावा कोई कंपोजिशन ट्रेडर है, बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं आगे बेचते हैं, तो देखिए क्या पढ़ा है पॉइंट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। देखिए टैक्सेबल सप्लाई, इनमें दोनों में कोई टैक्सेबल वर्ड नहीं लिखा, मतलब क्या है सर इनका। मान लीजिए आप पेन भी बेचते हैं और पेंसिल भी बेचते हैं, गवर्नमेंट ने पेन पे बोला 5% जीएसटी लगेगा, पेंसिल पे नहीं लगेगा जीएसटी, पेंसिल को एग्जेम कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो मान लीजिए पेन की वैल्यू है 10 रुपये, पेंसिल की वैल्यू है 5-15 रुपये में हो गई, ठीक है। आपको पेन पे देना है जीएसटी, कोई जीएसटी पेन पे लग रहा है, पर यहाँ पे देखिए हिसाब से लिखा है कि टर्नओवर पे देना है। तो भले ही आप कोई एग्जाम प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कोई एग्जाम प्रोडक्ट भी बेच रहा है, फिर भी उस पर पूरी वैल्यू पे देना होगा जीएसटी। फर्क समझिए, यहाँ पे टर्नओवर वर्ड लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एग्जाम वाली प्रोडक्ट को हटा दिया जाएगा। टर्नओवर मतलब कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो चाहे वो टैक्सेबल हो, टोटल वैल्यू पे आपको 1% जीएसटी देना होगा। रेस्टोरेंट पे भी ये बोला, पर जो ट्रेडर हैं इनके अलावा जो लोग बच गए उनके लिए क्या बोला, टैक्सेबल गुड्स पे देना पड़ेगा 1%। यानी अगर आप पेन भी बेच रहे हैं, पेंसिल भी बेच रहे हो, पेन तो जीएसटी के दायरे में आ रहा है पर पेंसिल पे गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया, तो पेंसिल की वैल्यू पे नहीं देना होगा जीएसटी को, पेन की वैल्यू पे देना होगा। आई होप मैं क्लियर हो गया यहाँ पर कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप कोई ऐसे प्रोडक्ट भी बेचते हैं जो जिन पे जीएसटी माफ़ कर रखा है, एग्जेम्प्ट है, और कुछ पे जीएसटी लगता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको टोटल वैल्यू पे 1% जीएसटी देना होगा, रेस्टोरेंट वाले तो 5% देना होगा, यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू पे भी देना पड़ जाएगा जीएसटी।
पर अगर आप ट्रेडर हैं, कोई और अदर सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चर नहीं है और रेस्टोरेंट वाले नहीं, इनके अलावा कोई और हैं और कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको टैक्सेबल सप्लाई पे देना होगा 1% से जीएसटी। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वही प्रोडक्ट जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, तो वो पढ़ने की खैर ज़रूरत नहीं है, कुछ हम पढ़ चुके हैं। Who are not eligible to opt composition scheme section 10 subsection 2 and section 10 subsection 2 है। कौन से लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी? अगर आप गुड्स की बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ी लिया, अगर आप इंटर स्टेट सामान बेचते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिन पे कंपोजिशन स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया पड़ा था, आइसक्रीम बेच रहे हैं, एरेटेड वाटर, ऐश ब्रिक्स बेच रहे हैं, तो जीएसटी का आप इन कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, ठीक है, जिन पे जीएसटी के दायरे में आते नहीं है गुड, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल आप पढ़े हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जिस पे टैक्स लगना ही नहीं है जीएसटी में, तो आप कंपोजिशन स्कीम लेके करेंगे भी क्या, क्योंकि इस पर तो वैसे ही जीएसटी नहीं लगना, राइट। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई आउटवर्ड सभी पढ़ाया था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हाँ, खरीद सकते हैं, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इनवर्ड सप्लाई कर सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं पर बेच नहीं सकते, ठीक है। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस थ्रू ईसीओ, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेचते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो आपका टीसीएस काटते हैं, आप पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 52, तो फिर आप नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम, ये तो पढ़ ही लिया था। अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर हैं, पान मसाला बनाते हैं, टोबैको बनाते हैं, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक बनाते हैं, ब्रिक्स एंड और फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिसियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स बनाते हैं, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सप्लायर हुई आइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट है, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। सप्लाई सर्विस सेव एज प्रोवाइड सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं जो पढ़ेंगे आप स्पेसिफाइड, उन पे भी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, सप्लाई एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई गुड सर्विस विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट और गुड जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो उन पे कंपोजिशन स्कीम आप नहीं ले सकते। सेम वही चीज़ अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सर्विस दे रहे हैं तो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड्स और सप्लाई सर्विसेज के जो आपने पढ़ा तो भी आप नहीं ले सकते। अगर आप कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कंपोजिशन स्कीम के बारे में, इसको ध्यान से करके जाइएगा। एक क्वेश्चन है जनरली कंपोजिशन स्कीम में आता ही आता है, कल हम इससे आगे रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।